अशोक माथुर सर, जिस तरीके से चीजें अभी देखी गई, लोकतंत्र, दो अलग अलग देश के लोकतंत्र के दो अलग अलग रूप, और दोनों में एक समानता ये थी कि दोनों जगह पर बात मीडिया की हो रही है। एक तरफ जहां मीडिया के एक पत्रकार के ऊपर सवाल पूछने को लेकर के जब एक देश का एक ट्रोल आर्मी जो है वो हमला करती है, तो देश उसके साथ खड़ा होता है, व्हाइट हाउस उसके साथ खड़ा होता है। दूसरी तरफ जब आप सवाल पूछते हैं भारत में किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से, किसी भी कोने में मुकदमे लादे जाते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, एनएसए तक लगता है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सिद्दीक कप्पन, मोहम्मद जुबैर जैसे तमाम नाम है। इतना ही नहीं है सर, जान भी देनी पड़ती है। गौरी लंकेश उसका उदाहरण है। सर, ये जो दो अलग अलग लोकतंत्र हैं, आपने एक बहुत लंबा दौर देखा है, 5 दशक से ज्यादा आपने पत्रकारिता को देखा है। सर, क्या पहले भी ये चीजें भारत में होती रही थी जो आज हम देख रहे हैं, और क्या कभी इससे बेहतर समय भी आने की उम्मीद की जा सकती है? सबसे पहली बात तो मित्रों यह है कि लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। ये लोकतंत्र जो भारत में है, इसने आपको आज़ादी दी है इस बात की कि वोट डालिए और हमें राजा चुन ले। इसके अलावा निर्णय लेने की आज़ादी ना जनता के पास में है, ना निर्णय लेने की आज़ादी प्रेस के पास में है। अब संविधान की किताब छपी हुई है, कानून की किताब छपी हुई है, भाषणों की किताब छपी है। राजा को जो अच्छा लगता है वो बोलते रहिए, वो बोलते रहिए। राजा आपसे खुश है, और खुश है तो राजा आपकी कहेगा कि आपको आज़ादी है। और जब उसके बारे में आप बोलते हो कि राजा तू तो नंगा है, एक बच्चे की कहानी है, वो बोल देता है कि राजा तू तो नंगा है, क्योंकि बच्चा अबोध होता है। अबोध होता है तो उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि राजा के बारे में सच्चाई बोलना उचित नहीं। पत्रकारों की हालात पे जो गौर करें, हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। कई बार हम लोग ये गलती कर लेते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, सेना अध्यक्ष है, थानेदार थानेदार है, राज्य का जो तंत्र है, इस सब के पास में किसी प्रकार हमने जो वोट डाला था, उससे हमने अपनी तमाम शक्तियां वोट डालकर उनको समर्पित कर दी। और उन शक्तियों का वो भरपूर उपयोग हमारे देश में नहीं करते, और भी देशों में करते हैं। और हमारे देशों में तो विशेष तौर से करते हैं, क्योंकि हमारे जनमानस इस प्रकार का है कि वो डालता है, चुनाव आ रहा है, एक तरह से उत्सव हो जाएगा, दिवाली है, ईद है, उस प्रकार की। उस दिन सब लोग गाजे बाजे के साथ जाएंगे, वोट डाल के आएंगे। और ये कोई नहीं सोचता। एक मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरे अंगने में गरीब का क्या काम है। जब देश आजाद हुआ था, आजादी के समय जो बातें कही गई थी, उन कही गई बातों पे आज का जो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमारी दिल्ली की पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक की, जिस प्रकार के क्लास के लोगों को हम चुनते हैं, क्लास का मतलब वर्ग, ऐसे वर्ग के लोगों को चुनते हैं जो लखपति करोड़पति या बहुत बड़ी जमीनों के मालिक हैं, कारोबारी। उसके अंदर सामान्य आदमी की कोई भूमिका नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। हम जाति से भी चुनते हैं, जिसमें रिजर्वेशन के आधार पर दलित लोग भी जाते हैं, लेकिन वो दलित लोग एजेंट की भूमिका निभाते हैं सरमाएदारों। वो दलित लोग जनता के प्रतिनिधि तो कहने को है, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है, लेकिन उनके कर्म क्या है? कर्म है राज्य का हित साधना। अभी अमेरिका में जो घटना घटी, उससे ये स्थिति थोड़ी एक्सपोज हो गई, एक्सपोज और खुलकर जनता के सामने आई। अब जनता के सामने आने के बाद और साथ साथ पत्रकारों के सामने भी आई है। पत्रकारों को उसकी औकात और उसका कांच दिखा दिया गया ट्रोल आर्मी द्वारा कि भाई आपकी शक्ल ये है। मुझे बताइए कि आम जनता पता नहीं कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन करती या नहीं करती। पत्रकारों के संघ और पत्रकारों के संगठन जो हमारे यहाँ बन रहे हैं, और जो पत्रकारों के समूह हैं, वो इस संबंध में कितनी कलम चला रहे हैं। जो इमरजेंसी लगी थी, तो लोगों ने कॉलम खाली छोड़ दिए थे, ब्लैक कॉलम छापे थे। और इमरजेंसी का विरोध भी जनता के द्वारा उस तरीके का नहीं हुआ था जिस तरीके की हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे संविधान में गुंजाइश नहीं है। अब संविधान को बदलने की बात तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का एक सांस्कृतिक चरित्र भी होता है। वो सांस्कृतिक चरित्र अभी हमें विकसित करना है, और उसकी शुरुआत जो कलमकार हैं, जो चित्रकार हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं, जो लोग जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, जो अगुवा भी हैं। मैं राजनीतिक नेताओं को समाज का अगुवा नहीं मानता। राजनीतिक नेताओं की अपनी सीमाएं हैं, और दूसरा नंबर उनका एक उद्देश्य है, एक उनका मंसूबा है कि वो राजा बने। वो राजा बन जाते हैं, चुनाव जीत कर भी, हार के भी। जो लोग चुनाव हार भी जाते हैं, उनका भी कितना बड़ा इस देश में लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है
कि वो फ्री हवाई जहाज से जाते हैं। आज सामान्य आदमी अगर ये सोच ले, सामान्य आदमी क्या, मेरे आप जैसा आदमी ये सोच ले कि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर कुछ काम करे, कैसे करेंगे? वो जितने भी फर्स्ट लाइन पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई हो, उन सब राज्य की सुविधाओं से ही राजनीति कर रहे हैं, जनता के जनधन से ही राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे पहला हमला होना स्वाभाविक है। कि अभिव्यक्ति के अंदर आपको कई तरह की अभिव्यक्तियां हैं, जैसे रोना, हंसना, इनकलाब की आवाज लगाना, नारा लगाना। तो इनकलाब की आवाज और नारे को तो आप पीछे छोड़िए, उस दिनों में ये पूछ लिया जाएगा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। आपकी आंखों से आपकी लैंग्वेज बता रही है कि आप फलाने राजा, मैं राजा ही शब्द लगाऊंगा क्योंकि इनका व्यवहार राजा जैसा ही है ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं आप राजा की वो मजाक तो नहीं उड़ा रहे। लोकतंत्र का जो चरित्र है उस पे जरूर सोचिए आप। इस लोकतंत्र को व्यवहारिक धरातल पे उतारने के लिए, और व्यवहारिक धरातल पे उतारने के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा कि राजा तू तो नंगा है। अब राजा चाहे कोई भी हो, मैं भाजपा की अकेले की बात नहीं कर रहा, देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों पर यह उंगली जाती है कि वो लोग अपने अंदर भी लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते। एक कहावत थी कि वो हरिशंकर परसाई का आर्टिकल था बहुत पहले, जब हम विद्यार्थी पढ़े थे, जो टायर थे वो टायर ही रहेंगे। अब कहने को तो ये बात कि हर सफल आदमी के पीछे ये लिखा जाता है, जैसे हमने लिख दिया कि मोदी जी चाय बेचते थे। अरे सारी गरीब लोग जो चाय बेचने वाले हैं वो प्रधानमंत्री हैं, या ऐसे गरीब लोग ऊपर उठ गए। तो हमारे जो गांव का लड़का है, जो गांव की लड़की है, हमारे मोहल्ले का लड़का है, जो लड़की है, वो तो आगे नहीं बढ़ती। आरएसएस का कार्यकर्ता, उसकी क्या औकात है? उसको तो वही करना पड़ेगा जो शासन चाहता है। हालांकि इससे धीरे धीरे करके लोकतंत्र की क्षति होती है। कांग्रेस का जो पतन हुआ उसका कारण ये नहीं कि कांग्रेस के टॉप लेवल पर भ्रष्टाचार था या कोई हुआ। असलियत तो ये थी कि कांग्रेस का सेवा दल मर गया, कांग्रेस का युवा कांग्रेस मर गया, एसएफआई कमजोर हो गई, एनएसयूआई कम हो गई, एआईएसएफ कम हो गई, सीटू खत्म हो गया, एटक खत्म हो गया। हमारा लोकतंत्र यहाँ मर रहा है। किसने ट्रोल में क्या कह दिया, मोदी जी ने वहां क्या जवाब दे दिया, मोदी जी ने सवाल क्यों पूछ लिया, ये बात मैं इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि मोदी जी से सवाल पूछ तो लिया गया वहां। मोदी जी हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, और वो छूट देते हैं तो केवल एक देते हैं कि आम कैसे खाते हो। तो आम कैसे खाते हो, इससे देश की व्यवस्था नहीं चलती। हम देश की व्यवस्था के बारे में जब बात कर रहे हैं, वो अमेरिका गए, अमेरिका जाकर के वो किस प्रकार का समझौता कर रहे हैं। तो भाई इतने वर्षों से आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ फर्जी डिग्रियां चल रही हैं, हमारे यहाँ फर्जी यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, हमारे यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर नहीं है। इस पे तो आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते। और केवल वही नहीं, मोदी जी तो बेचारे एक प्रतीक हैं। जैसे हम हिंदू हैं ना, हम तो मूर्ति के पूजक हैं, तो हमने मूर्ति पूज ली देव मोदी जी की। लेकिन आरएसएस का, बीजेपी का कार्यकर्ता ये सवाल नहीं उठा रहा आज कि भाई उनको गुरु गोलवालकर ने क्या सिखाया था, क्या वो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो वो वहां क्या कर रहे हैं? अगर वो ये नहीं पूछ रहे कि स्वदेशी का क्या हुआ, वो ये नहीं पूछ रहे कि जितनी से जहां से आपने बारखड़ी शुरू की थी वहां से आप बहुत आगे निकल गए, अब आप साम्राज्यवाद के एक अच्छे एजेंट की भूमिका अदा कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है कि सोवियत रूस से आप पेट्रोल ले रहे हैं और फिर कर क्या रहे हैं, अपने दुश्मन को दे रहे हैं। जो हमें सिखाया गया है ना, मैं तो पाकिस्तान का पड़ोसी हूं ना, और पाकिस्तान में अनाज नहीं था, लेकिन मैं मेरे खेत का 2 किलो आटा मेरे पड़ोसी को नहीं दे सकता। दूंगा तो लोग कहेंगे गद्दार है, उधर बेशक वो भूख मर रहा हो बॉर्डर के पार। लेकिन हम दुबई के थ्रू पेट्रोल, रूस से लिया पेट्रोल, रिफाइन किया हमारे यहाँ, और पाकिस्तान को पेट्रोल दे रहे हैं। इनके जतरे ये तालिबान का विरोध करते थे, इनके जतरे ये, इसलिए सवाल हमारे नौजवानों को और कॉमन मैन को उठाना पड़ेगा। पत्रकार भी तो कॉमन मैन से ही निकलता है ना, तो कॉमन मैन को ये सोचना पड़ेगा। ट्रोल आर्मी को तो जरूर सोचना चाहिए कि भाई जिस तालिबान के लिए आप आलोचना करते थे, मुसलमान हिंदू मुसलमान करते थे और अफगानिस्तान के विरोध करते थे, तो ट्रक का ट्रक भर के आपने गेहूं भेजा वहां पे, और तालिबान की सरकार को आपने वहां पे आशीर्वाद दे दिया। ये क्या है? ये सवाल उठना चाहिए था, अमेरिका में भी उठना चाहिए था, और ये सवाल यहाँ भी उठना चाहिए। स्त्रियों के बारे में आपकी क्या हालात है, महिलाओं के बारे में आपकी क्या हालात है? तो ट्रोल आर्मी बेचारी आर्मी कहना पड़ेगा। वो बेचारी आर्मी इसलिए
कि एक्सपोज तो हो गई। मेरे आसपास जो लोग हैं और जिन गांवों में, जिन शहरों में मैं घूमता हूँ, वहां पर मैंने देख लिया कि अभी लोग ये नहीं देख रहे और लोग ये सुन भी नहीं रहे। लोगों को ये लग रहा है कि जो रेवड़ियां इन्होंने बांटी हैं, उससे थैला भर का अनाज मेरे घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चाहे वो रेवड़ियां अशोक गहलोत ने बांटी हो, चाहे अरविंद ने बांटी हो दिल्ली में, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि उन रेवड़ियों के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सवाल जब हम झोला भर के गेहूं लेके आते हैं, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये जो वर्तमान राजा हैं जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, ये अपने घर से तो चवन ही नहीं दे रहे। ये टैक्स पेयर का पैसे को लूट रहे हैं और विकास योजनाओं को रोक रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं। भाई, व्यक्तिगत लाभ आप लीजिए, लेकिन संपूर्ण लोकतंत्र का चरित्र और संपूर्ण लोकतंत्र अगर हम चाहते हैं, तो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, चाहे वो ट्रोल आर्मी हो और चाहे वो प्रगतिशील पत्रकार हो, और ये जो उस महिला ने अमेरिका में सवाल पूछा, ये गंभीर सवाल इसलिए है कि इंसान और इंसान को जुदा करने वाले लोग कभी इंसानियत का भला नहीं कर सकते। अगर हमारे देश में 1000 साल, 1000 दिन से कोई नौजवान जेल में पड़ा है और उसकी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये क्या लोकतंत्र है? जी। अब जब ये कहें जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश का लोकतंत्र झूठा हो, तो भैया ये कह देंगे ये अर्बन नक्सलवादी। और आज भी ये सच्चाई है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज भी फुटपाथ पे भूखे सोते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को विराम देने से पहले, कि हम पत्रकारों पर अभी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जब मैं आपके इस चैनल पर आता हूँ, तो मुझे राजस्थान में बहुत लोग आपका चैनल देखने लगे, तो फोन आ जाते हैं फटाफट। लोग मुझे समझाने लगते हैं कि आपका चैनल इस मामले में कुख्यात, कुख्यात से लगा रहा हूँ, विख्यात नहीं कुख्यात हो गया कि आप बीजेपी के पीछे या मोदी जी के पीछे डंडा लेके लग गए हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि अभी जिस प्रकार की हमारे लोकतंत्र की हालत है और प्रतिपक्ष की भी हालत है, हम सब लोगों को जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं और एक कांच लेके चलें, कांच मतलब शीशा, जिससे हम शासन को उसका चेहरा दिखाएं, आईना दिखाएं और शासन को बताएं कि भैया तुम्हारा ये चरित्र है, इसको बदल लीजिए। क्योंकि एक बात तो पूंजीवाद ने भी अच्छा किया कि लोगों में इकोनॉमिक चेतना तो आ गई। इकोनॉमिक चेतना आंतरिक अंतर्विरोधों को बढ़ाएगी। आंतरिक अंतर्विरोधों में सबसे पहले व्यक्तिगत क्या है, मैं कहाँ हूँ, तुम क्या हो, और इस प्रकार के जो आंतरिक अंतर्विरोध बढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। और उस महिला का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश की, और हम भी करेंगे कोशिश। हम पोस्ट कार्ड लिखेंगे, कागज लिखेंगे, चिट्ठी, जो हमारे पास सामर्थ्य है। माओ से तुम तो एक पोस्टर चेपते थे और उन्होंने इतने बड़े चीन को खड़ा कर दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात को हमें सोचना पड़ेगा। और एक जीवित और सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक संस्कृति और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक जवाबदेही बनानी पड़ेगी। धन्यवाद। जी सर। अशोक माथुर सर, एक सवाल जल्दी से, जिस तरीके से आईटी सेल का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया, जिस समय वो भाजपा के चेहरा बने थे प्रधानमंत्री पद के, उनका भरपूर इस्तेमाल किया उन्होंने सोशल मीडिया को, अब वही सोशल मीडिया जो है उनको लगातार मुश्किल में डाल रहा है। एक नहीं, ऐसे कई सारे उदाहरण अब हो गए हैं जिसमें फेक न्यूज का खुलासा हुआ, लोग उनके विरोध में उतर आए। खुद जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनके जो मेन चेहरे हैं, चाहे वो अमित मालविया हो, संबित पात्रा हो, इन जैसे नेताओं को बाकायदा जो है वो वहां पर कहा गया कि ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं क्या ये भाजपा की जिस तरीके से बनाया गया प्रधानमंत्री को इन इसी माध्यम से, अब यही माध्यम इनको मिटाने का काम कर रहा है? स्वाभाविक बात है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। ना ही जंजीरों से बांध के रख सकते हो, ना ही आप किसी प्रकार से। अब उनका अपना एक, हर एक व्यक्ति का अपना सोचना होता है, अपनी समझ होती है। और सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनके पास में, वो तो पहले ही कुएं के मेंढक हैं। उनको ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कितने दिन तक वो मोदी जी की भक्ति में भजन गा सकते हैं, हो सकता है किसी दिन दूसरे की भक्ति में भी भजन गा सकते हैं, क्योंकि उनको तो यही काम करना है। जैसे चारण भाट पहले पुराने जमाने में हुआ करते थे, इस प्रकार के लोग, जिनको जो जो बताया जाता था वो गीत गा दिया करते थे। तो मैं इसको जाति से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक चरित्र से ले रहा हूँ। तो सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका राजनीतिक सोच क्या है, उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जैसे अभी
आप बोल रहे थे सिंह साहब, तो वो बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि देश लुट रहा है, तो अभी किसी ढंग से, जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, किसी भी ढंग से देश के जनमानस को इस प्रकार की गलतफहमी में उलझाए रखा जाए, चाहे वो ईश्वर के नाम पर, चाहे वो इस प्रकार की बकवास बहसों के अंदर, जिससे लोग ये नहीं पूछ सके कि साहब जैसे आप क्या संधि करके आए, क्या समझौता करके आए, देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, क्या इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मेरे राजस्थान में आएगा कि यूपी में आएगा, देश में भर में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा। अब मोदी जी जी सर। स्वयं भी उस बात को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 3 तलाक को दोबारा मुद्दा बनाने की कोशिश की। वो ये तो नहीं बता रहे कि हम आपकी तकदीर बदलने के लिए ये फार्मूला लेकर आए और इस फार्मूले से आपकी बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सोशल मीडिया के लोगों पर या तो वो बदलते रहे हैं, सोशल मीडिया में भी बगावतें हुई हैं पिछले दिनों, और अभी वो सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि उनका चरित्र ही इस प्रकार का है। और चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वतः ही नंगी हो जाने वाली हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात है और डेमोक्रेटिक चरित्र की बात है, जो लोकतंत्र की जिसकी चिंता हम अभी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देती है। तब लोगों को ये लगता है कि भाई हम किसी गलतफहमी में हैं, और उस गलतफहमी को ठीक करने का एक ही आधार है, वो है व्यापक जन आंदोलन, व्यापक जन जागृति, जिसका काम एक बार मीडिया के, पत्रकारों के, साहित्यकारों के, इन लोगों को प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि यही लोग कह सकते हैं कि भाई ये सारे जो लोग पार्लियामेंट में हैं या जहां भी कहीं हैं, ये सारे लोगों का चरित्र क्या है और ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो, इनके कार्यक्रमों में क्या है। अभी लोगों को, आम लोगों को इस बात से मतलब नहीं है। और आम लोग तो ये देख रहा है कि वो 15 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 15 लाख को आज तक लोग एक माला की तरफ फेर रहे हैं। इन हालातों को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी करेंगे। लेकिन ट्रोल के ऊपर मोदी जी को भी ज्यादा दिनों तक टिकना नहीं चाहिए। अगर टिक रहे हैं तो ठीक है, उनको, उसके कार्यकर्ताओं को तो बदलना ही पड़ेगा। आरएसएस जी में भी बहस चल रही है। मैं तो अभी लोकसभा का उद्घाटन का कार्यक्रम देखा, तब मैं इस बात को थोड़ा थोड़ा एहसास कर रहा हूँ। एहसास इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में उनमें भारी अंतर्विरोध पैदा हो गया है, जो जिन इनकी जो जड़ें हैं जहाँ पर, और उस भारी अंतर्विरोध को काबू करने के लिए इन्होंने पूरा जो कार्यक्रम ऐसे किया जैसे कि वो किसी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, या उसका जो स्वरूप ऐसा दिखाया भारतीय संस्कृति के नाम पे। भारतीय संस्कृति में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें वहां संसद में नहीं है। तो ये चीजें तो बदलेंगी, और ये दुनिया का नियम है, परिवर्तन अवश्यम भावी है। धन्यवाद।